औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनीका शहज़ादी 000। तो आज के साथ जो लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे वो पैथोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 होगा। और आप सब जानते हैं कि पैथो की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और शॉक एक टॉपिक है उन्हीं पैथो की सीरीज़ में से पैथोलॉजी की। तो आप इसको फ़ौरन से पहले मेरे साथ बैठ जाइए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा हम लोग इजीली कवर कर लेंगे अपना टॉपिक। और आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास पेंसिल और कॉपी रख लेनी है ताकि आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अपने यहाँ से आप समझ लें और दूसरा फिर किताब से आप दोबारा से डिटेल नोट कर लें अपने पास। तो अब आज का टॉपिक जो है हमारा शौक है। शौक का मतलब आम अल्फाज में ये है कि कोई ज़्यादा सी मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का एक ही साथ हो जाना, या फिर कोई हाइपोपरफ्यूजन हो जाना टिश्यूज़ वगैरह में। ऐसी कंडीशन जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी के लिए एक धचका हो, उसे हम शॉक कहते हैं। और अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Definition: shock is characterized by systemic hypoperfusion of tissues, which is caused by diminished cardiac output और बाय रिड्यूसिंग सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। मतलब ये कि जो शॉक है एक हाइपोपरफ्यूजन, मतलब जो टिश्यू के अंदर कंटेंट है, प्रेशर का वॉल्यूम का, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाना, या फिर कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना, या ख़त्म ही हो जाना। डिमिनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं शॉक। Shock is physiological state characterized by systemic reduction in tissue perfusion। ठीक है, वही बात होगी कि टिश्यू परफ्यूजन की कमी हो जाना, रिजल्टिंग इन डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी, जो कि टिश्यू डिलीवरी, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है उसको कम कर देना है, इसको हम शॉक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास देखिए सबसे पहले हाइपोटेंशन हुई बंदे में, मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, और साथ ही साथ हाइपोटेंशन का पेशेंट बना। इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन, मतलब अब जो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन लेवल था वो कम हो गया। सेलुलर हाइपोक्सिया, सेलुलर हाइपोक्सिया का मतलब ही ये है कि सेल के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाना, हाइपोक्सिक स्टेट का हो जाना, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और डेथ, टिश्यू की डेथ हो जाना, सेल की डेथ हो जाना। टाइप ऑफ शॉक, देयर आर डिफरेंट सेवरल टाइप्स ऑफ शॉक। ठीक है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, और अब हम लोग इसी को प्रोसीड करेंगे। हमने देखा कि 4 टाइप्स थी: कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। फेलियर ऑफ कार्डिक पंप जो होगा ना वो कार्डियोजेनिक में आ जाएगा। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इटियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद पैथोजेनेसिस वगैरह को डील करते हैं। इटियोलॉजी क्या है इसकी? हाइपोवॉल्यूमिया। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब कि सबसे पहली काज क्या हुई इसकी कि डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना ड्यू टू हेमरेज और फ्लूइड लॉस फ्रॉम द डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। अब एक पेशेंट है वो डायरिया या वॉमिटिंग की कंडीशन में, या डिहाइड्रेशन होगी या उसको, तो उसका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। दूसरा है पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, या तो फिर जो पेरिफ्रीज में हमारे पास वेसल्स हैं उनकी डायलेशन हो जाना। पुलिंग ऑफ ब्लड इन द पेरिफेरल वेसल्स रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड देयरफॉर डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। जब भी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी हमारे पास कम हो जाएगा, तो फिर कार्डिक आउटपुट तो कम हो जाएगा ना। इट इज़ ड्यू टू दी एनाफिलेक्टिक शॉक और दी सेप्टिक शॉक। ये अब एनाफिलेक्टिक शॉक की वजह से हो सकता है, या फिर सेप्टिक शॉक की वजह से हो सकता है। स्वीयर रिडक्शन इन कार्डिक आउटपुट, थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्वीयर रिडक्शन इन कार्डिक आउटपुट। बहुत ही ज़्यादा लेवल में डाउन हो जाना कार्डिक आउटपुट को, ये भी शॉक की कंडीशन आ जाती है। ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, या तो फिर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल मतलब सेल जो हैं इसके हार्ट के, उनमें इन्फॉक्शन हो जाना, या फिर हमारे पास रिदमिया की काजिज़, रिदमिया की बेस पे, या फिर मायोकार्डाइटिस। ठीक है, तो उसी की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाना हार्ट सेल्स में,
तो ये भी हमारे पास काज कराती हैं शॉक को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया हुआ है जो कि टाइप ऑफ शॉक बताता है, फिर क्लिनिकल एग्जांपल्स बताता है, उसके बाद कहते हैं प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक है। इसमें हम लोगों ने क्लिनिकल एग्जामिनेशंस में क्या देखा कि पेशेंटों से मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुई है, या फिर वेंट्रिकल रप्चर हुआ है, या फिर वेंट्रिकल्स उसके रप्चर हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ठीक है, फट गए हैं, ठीक है। उसके बाद अरिदमियास कंडीशन में है पेशेंट, या कार्डिक टेम्प्रोमाइड्स हैं, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई हुई है, या फिर उसके लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया हुआ है। इसमें मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है कि फेलियर ऑफ मायोकार्डियल पंप, ठीक है, कहते हैं सबसे पहली बात है कि मायोकार्डियल पंप का फेलियर हो जाना रिजल्टिंग फ्रॉम दी इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज, जो कि इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज करते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रेशर और ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो, मतलब कि यहाँ पर खून का बाहर ही नहीं निकल रहा, खून बाहर ही नहीं सही अच्छे तरीके से पंप हो रहा, तो ये भी हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ लेके जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है कि हेमरेज होगी हुई है, ठीक है, मतलब कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। हेमरेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना ना, ठीक है। फ्लूइड लॉस है, आगे वॉमिटिंग है, मतलब फ्लूइड लॉस की कंडीशन कब होती है, जब बंदे को वॉमिटिंग हो रही होती है, क्या आ रही होती है, या डायरिया हुआ होता है लूज मोशन की फॉर्म में, यहाँ पे बर्न्स हो जाती है, या कोई ट्रोमा हो जाता है, ठीक है, मतलब जल जाए स्किन वगैरह, तो फिर इस तरह से भी। उसके बाद कहते हैं इनएडिक्वेट ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम, मतलब यही हो गया ना कि उसका मैकेनिज्म क्या है कि इसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, प्लाज्मा वॉल्यूम, या फिर ब्लड का कमी हो जाना, ठीक है। सेप्टिक शॉक, ओवरवेलमिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन सॉरी, या फिर एंडोटॉक्सिक शॉक्स। आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, सॉरी जूम आउट करती हूँ, फिर जूम इन करूँगी। जूम आउट किया मैंने इसको, देखें, इंडोटॉक्सिक शॉक हो जाता है, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव जी सेप्टिसीमिया हो जाना, ठीक है, या फिर फंगल सेप्सिस हो जाना, या फिर सुपर एंटीजेंस, यहाँ पे सुपर एंटीजन जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स होते हैं उनकी मतलब आ जाना बॉडी के अंदर, दैट विल लीड यू टू दिस सेप्टिक शॉक कंडीशन। ओके, इसमें हमारे पास क्या, हमारे पास मैकेनिज्म है पेरिफेरल वेजोडाइलेशन एंड पुलिंग ऑफ ब्लड, इंडोथीलियल एक्टिवेशन इंजरी, लीकोसाइट इंड्यूस्ड डैमेज, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोagulation, एक्टिवेशन ऑफ द साइटोकाइन कैस्केड्स, ठीक है। जूम इन किया हमने, अब हम लोग सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमारे पास टाइप्स देखेंगे हम लोग, और साथ साथ सिम्टम्स उसकी पढ़ेंगे कि एक पेशेंट में सिम्टम्स आ क्या रही हैं। अब जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का पेशेंट होगा उसमें हाइपोटेंशन देखी जाएगी, यहाँ ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, मतलब हार्ट का बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करना, ठीक है, यहाँ पर आप हार्ट बीट को बहुत स्वेयर फील कर सकते हैं, सॉरी फॉर द यॉन, अल्लाह अकबर, ठीक है। उसके बाद कहता है वीक थ्रेडी पल्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कोल पेल मॉइस्ट स्किन, यू और डिक्रीज, ठीक है, यूरिनेशन डिक्रीज हो जाएगी बंदे में। कार्डियोजेनिक में क्या होगा कि हाइपोटेंशन का पेशेंट बन जाएगा बंदा, ट्रैकीकार्डिया का भी हो जाएगा, वीक थ्रेडी पल्सेस हो जाएंगी, कोल पेल मॉइस्ट स्किन, उसके बाद यूरिनेशन 30 मिनट्स, ये भी कम है। और उसके बाद कहते हैं क्रैकल्स, ट्रैकीपीनिया भी हो जाएगा, ठीक है, ट्रैकीपीनिया भी। उसके बाद कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, उसमें सिम्टम्स क्या है, वही वैसे ही हाइपोटेंशन का पेशेंट हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और उसके बाद कहते हैं वार्म ड्राई स्किन हो जाना न्यूरोजेनिक शॉक के पेशेंट में। दो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमारे पास मॉइस्ट स्किन के पेशेंट आते थे कार्डियोजेनिक शॉक में और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर हम लोगों के पास वार्म ड्राई स्किन आ जाएगी, ठीक है। एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर क्या होता है कि हाइपोटेंशन का पेशेंट होता है, ट्रैकीकार्डिया का पेशेंट होता है, कफ होती है, इसमें डिस्पेनिया होता है, ठीक है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है डिस्पेनिया, मतलब तकरीबन ख़त्म ही हो जाना। उसके बाद कहते हैं परफ्यूरेट, प्रीयूट्रस
अच्छा, आर्टिकेरिया हो जाता है बंदे के अंदर, अच्छा रेस्टलेसनेस होती है, डिक्रीज्ड LOC, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि हाइपोटेंशन का पेशेंट, ट्रैकिकार्डिया, फुल बाउंडिंग पल्स, ट्रैकिपीनिया होता है, पिंक वर्म, फ्लैश्ड स्किन, डिक्रीज यूरिनेशन और फीवर हो जाती है। इसमें पैथोजेनेसिस क्या है इसके अंदर? सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में हमारे पास कहता है कि PAMPS, जो कि हमारे पास होते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कैस्केड की तरफ मूव ऑन करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ सी साइटोक्रोम 3A और C5A बनाते हैं और प्रो इन्फ्लामेशन काज करते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व क्या होता है हमारे पास? एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन एंड इंजरी, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स जो होते हैं, उसके बाद दूसरा होता है एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन एंड इंजरी, थ्रोम्बोसिस हुई, ठीक है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हुई, वेजोडाइलेशन हुई। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, जिसने क्या करना है? प्रोडक्शन ऑफ एंडोथेलियल एंटी कोआगुलेंट्स, ठीक है, प्रोटीन सी। और उसके बाद कहता है थ्रोम्बोलिन इज रिड्यूस्ड, इंक्रीज्ड अच्छा कोआगुलेंट्स, ठीक है, जो कि इंक्रीज करता है प्रो कोआगुलेंट्स को। और उसके बाद कहते हैं डिक्रीज ब्लड फ्लो, सेप्सिस कराएगा और हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला स्टेप होता है हमारे पास मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटीज़, मतलब कि मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटीज़ में क्या आएगा कि हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट है, उसने क्या करना है? सप्रेस करना है न्यूरोफिलिक फंक्शन, ठीक है, न्यूरोफिलिक फंक्शन को करेगा वो रिड्यूस, डिक्रीजिंग बैक्टीरियल एक्टिविटी और इंक्रीज्ड एडहेरेंट मॉलिक्यूल एक्सप्रेशंस ऑन द एंडोथेलियल सेल्स, सेप्सिस करा देगा। फिर वहाँ पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास इम्यून सप्रेशन में सेप्सिस हुई, सर्कुलेटरी इंडोटॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हुए, हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट आ गई, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है, इम्यून सप्रेशन हो गया पेशेंट के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, लास्ट स्टेप हमारे पास पैथोजेनेसिस का, जिसमें अच्छा ऑर्गन डिसफंक्शन ही हो जाना, कि ऑर्गन का डिसफंक्शन ही हो गया, सिस्टेमिक हाइपोटेंशन हो गई, सिस्टम के अंदर हाइपोटेंशन आ गई, ठीक है, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, एंडोथेलियल इंजरी इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसमें क्या हो गया? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ये काज हो जाएगा। फिर आप इस टेबल को देख सकते हैं, आप इस टेबल को चाहते हैं तो इसी तरह से मैंने जिस तरह से जूम इन करके इसको एडजस्ट किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें और आराम से फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेजेस क्या हैं? देयर आर सेवरल स्टेजेस, देखिए इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज जो है, इसमें क्या होते हैं? कंपनसेटेड स्टेज, इसको हम जिसमें बंदा कंपनसेट कर सकता है, अटेम्प्ट्स टू करेक्ट द मेटाबॉलिक अपसेट ऑफ शॉक, मतलब कि अभी हमारे पास जो शॉक है उसमें अपसेट्स तो हुए नहीं है, लेकिन अभी हम लोग उसको अटेम्प्ट्स हम लोग कर सकते हैं ताकि करेक्ट कर जाए। प्रोग्रेसिव डीकम्पनसेटेड स्टेज, जिसमें इवेंचुअली डीकम्पनसेशन विल बिगिन टू फेल, अब कंपनसेशन जो थी हमारी वो फेल होने की तरफ है। इरिवर्सिबल रिफ्रैक्टरी स्टेज, ऑर्गन फेल एंड द शॉक कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड, ठीक है, अब शॉक की कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो इरिवर्सिबल स्टेज में चले गई है। मॉनिटरिंग में क्या है कि हम लोगों ने कैसे इसको देखना है कि हम लोग अपने पेशेंट को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, यूरिन आउटकम्स देखेंगे हम लोग, ब्लड CBC काउंट चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कि पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, ठीक है, पल्स चेक करेंगे, ECG करेंगे,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स की ग्राफी जो होती है वो करेंगे, यूएस सीटी करेंगे, इसके अंदर सीटी स्कैन्स करेंगे, एक्सरेज वगैरह करेंगे पेशेंट के। मेंटेन ABC एयरवे, मतलब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन देखेंगे। उसके बाद कहते हैं प्रोवाइड्स, अच्छा नॉर्मल से लाइन दे देंगे, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन दे देंगे पेशेंट को, ब्लड परफ्यूजन देंगे और डोब्यूटीन दे देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव लिस्निंग बच्चों, आप लोगों का अल्लाह भला करे, आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट एंड योर हम्बल लिसनिंग, दैट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब तो हमारे पास ये वर्ड ही सारा, हमारे पास एक वेब है, हम लोग सोशल वेब के थ्रू सारा कुछ समझा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये इट्स सो इजी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब ये कन्वीनियंट वे है, यूट्यूब किसी से कोई चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कास्ट हम लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, काइंडली प्लीज़ शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड बेस्ट फ्रेंड्स, बिलावंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे चैनल पे अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी इस लेक्चर की। बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं नोट्स और आप लोग इस मेहनत को ज़रूर सराहिए और उन सारी चीज़ों को क्रेडिट दें जो कि इस नोट्स की फॉर्मेशन में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। और बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। और मुझे याद आ रही है असल में, ये मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम रिकॉर्ड एंड आई थिंक सो दैट माय आईज आर गेटिंग फिल विद स्लीपिंग। सो अभी, लेकिन फिर भी मेरा पहला टारगेट था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ लॉयल्टी के साथ उनके लिए ये वीडियो अपलोड कर दूं ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए और वो लोग आसानी से इस चीज़ को कैप्चर कर लें, याद कर लें। ठीक है, तो अब दे अपनी होस्ट अनिका शहज़ादी 000 को इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग ज़रूर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।